नमस्ते दोस्तों, नॉलेज कट्टा है इसमें आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नया क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये एक क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए जो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेना है। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपको एनालाइज करने को बोल रहा है। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि हमारा हम 1857 का उठाव कहते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, इसके इम्पैक्ट को हमें एनालाइज करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन, देन बॉडी स्ट्रक्चर एंड देन कंक्लूजन, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम सीधा सीधा हम लिखते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो लिखते हैं। देन बॉडी स्ट्रक्चर में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, 5 to 6 पॉइंट्स वी हैव टू राइट देयर। एंड देन उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे दो दो, या फिर डायरेक्टली एक ब्लॉक पॉइंट्स करके हम जैसे 5 6 पॉइंट्स लिखते हैं। देन कंक्लूजन में आता है कि इम्पैक्ट का पूरा हम कंक्लूजन करते हैं कुछ लाइंस में। तो ऐसे बना के कुछ 250 वर्ड्स में वगैरह हम लिखते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग, देन यू हैव टू राइट अबाउट 250 वर्ड्स। देन आप पूरा ऐसे लिखिए कि हम प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस लिखने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। बाद में आप अगर बिगनर्स है तो वो ठीक है। अगर आप बहुत दिन से अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक टाइम बाउंड में लेके 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स ऐसे में ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एज पर रिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज मार्क्स गिवन टू द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में हम सीधा सीधा लिखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसे कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए कि इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल पे, तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया का और ब्रिटिश राज, ये दो विभाग तभी भी थे, तो इनका जो रिलेशन का रीशेपिंग हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो ये हम इसमें लिख देंगे कि हाँ, कि इस रिवॉर्ड के कारण ये इम्पैक्ट हुआ है ऑन द रिलेशनशिप ऑफ बोथ इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। तो हम इस बॉडी स्ट्रक्चर में इसका फुल्ली डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि देखिए कि इमीडिएट आफ्टर मैथ में हम क्या लिखेंगे। तो रिवॉल्ट होने के बाद ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये रिवॉल्ट को पूरी तरह से सप्रेस किया गया बाय द ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से इसको सप्रेस किया, ख़त्म किया रिवॉल्ट को काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि इनके पास देखो कि कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे कि टेलीग्राफ इनके पास था, काफ़ी सारे हथियार भी इनके पास मौजूद थे जो कि मॉडर्न वेपन्स हम उस टाइम के हम कह सकते हैं, जो कि एक इंडियन जो सिपाही थे उनके पास नहीं थे। एक मास मोबिलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं कि इनके जो लीडर्स थे, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के, ठीक है, ये एक तरह से एक मोबिलाइज थे, इनकी लीडरशिप काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ऐसा एक नेता या एक लीडरशिप नहीं थी। काफ़ी सभी लीडर्स ने काफ़ी अच्छा अपने यहाँ पे करने का देखा, लेकिन एक किसी एक को मानना, किसी एक के कहे जाने पे वो रिवॉल्ट करना, ये इससे साबित नहीं हुआ। कभी मेरठ में हुआ फर्स्ट टाइम, देन दिल्ली, ऐसा बढ़ते गया ये जो है रिवॉल्ट 1857।
तो आप देखिए कि रिवॉल्ट एक जगह पे एक ही दिन नहीं हुआ, तो ये कारण होता है कि रिवॉल्ट का फेल्यूर। तो इसके बाद जब इसका सप्रेशन हुआ रिवॉल्ट का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का देन रिप्लेस्ड बाय द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप नोट डाउन करिए। एंड देन इट इज़ मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे रिप्लेस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास कर दिया, और इनका यही एक सीरीज चलता रहा कि चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स पे इन्होंने ज़्यादा भर दिया है ब्रिटिशों ने, कि फिर से ये उठाव कभी हो ना पाए। तो अभी देखो कि ब्रिटिशों की रणनीति रही है कि रैशियल डिवाइड, एक भेद को लेके उन्होंने सबको डिवाइड किया, रैशियल डिवाइड। ठीक है, तो इन्होंने किस आधार पे किया कि एक रीजनल आधार, ठीक है, एक रीजनल और देन रैशियल। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे किया, एक रिलीजन भी किया, धर्म के आधार पे भी इन्होंने एक इंडिया में, इंडिया के सोसाइटी में इन्होंने एक डिवाइड, एक ऐसी जगह बना दी कि कभी भी ये लोग एक मिलजुट कर कभी भी ये आगे जाके रिवॉल्ट कर ना सके। तो ये रैशियल डिवाइड का पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो सारा सार उन्होंने इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, उसके बाद इन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए, और लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे, और लैंड पॉलिसीज ऐसी थी कि जो उसका बेस ही एक्सप्लॉयटेशन था, कि इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉयटेशन करना है, यहाँ से पूरा माल उठा के, यहाँ से पूरा जो रॉ मटेरियल है इंडिया से लेके वो ब्रिटेन ले जा सके। यहाँ से उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राम बिछाया, देन उन्होंने ये सब कुछ ऐसे रिफॉर्म किए जो कि ओनली बी यूजफुल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने भारतीयों के लिए तो कुछ नहीं किया, उसके बाद भारत के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने ही खातिर अपने लिए किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ इसके बाद में। तो इससे क्या हुआ कि भारत में पॉवर्टी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी। तो ये गरीबी का मुद्दा लेके आगे जाके इसका एक ईंधन सोर्स बन गया फ्रीडम मूवमेंट का। ये मुद्दा फ्रीडम मूवमेंट में चलने लगा, ये एक इंस्पायरेशनल हो गया कि हाँ ब्रिटिशों ने इतना इतना एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो आप ऐसे मुद्दे, ऐसे पॉइंट्स आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिख सकते हो। इसे और डिटेल बनाओ, कुछ और फैक्ट्स कलेक्ट करो, सर्च करो, पढ़ो, और आप अपने इसमें लिखो। ठीक है, एक रिवॉल्ट जो रहा, एक एक फेल्ड और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा कि ब्रिटिशों को मात दे सके। लेकिन ऐसा भी कुछ रहा है जैसे कि लीडर्स रहे हैं बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये तो एक सिंबल रहे हैं रेजिस्टेंस के। रानी लक्ष्मीबाई का तो ठीक है, आपको सभी को पता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये तो सबको पता है। तात्या टोपे भी रहे हैं, वो नेपाल में या कहीं तो भी चले गए थे बाद में लड़ते हुए। लेकिन आप ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मुगल एम्पायर जो थे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने भी एक दिल्ली में, ठीक है, एक लीडरशिप काफ़ी अच्छी दिखाई है। काफ़ी सैनिकों को उन्होंने एक अंडर दी वन लीडरशिप उन्होंने रखा है उस टाइम रिवॉल्ट के अंदर। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये बाद में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में लोगों को पता चला कि हाँ, ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, तो ऐसे ही उन्होंने एक, उनको लगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनाइटेड अप्रोच होना चाहिए टू अपोज द ब्रिटिश रूल। हाँ, कि हमने
अपने इतिहास से कुछ सीखा है। तो यही रिवॉल्ट 1857 का। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, जो हम कह सकते हैं कि एक राजकीय जो उदासीनता थी, उसके बाद में एक राजकीय उठाव भी आया। ठीक है, तो ये राजकीय उठाव पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ, तो उससे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हुए, कि जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि फाउंड हुआ था 1885 में। तो आईएनसी जो फाउंड हुई 1885 में, इनका इनिशियल काम तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जैसे कि संविधान के ऊपर ही हमें काम करना है, उससे ही ब्रिटिशों से लड़ना है, और जो अपने ग्रीवियंसेस रहते हैं उनको भी एड्रेस करना है। तो ये कांग्रेस का इनिशियल स्टेज में कुछ मोटो था, उन्होंने वो किया। तो आप तो ये हुआ कि इसका इम्पेक्ट क्या हुआ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन। तो ये आप इसमें इस पॉइंट पे लिख सकते हो, इससे भी अच्छा। तो तो देखिए, केस स्टडी में डायरेक्टली हम कहते हैं कि पहले तो मेरठ में उठाव हुआ, देन दिल्ली। ठीक है, तो ये जो उठाव था 1857 का, तो ये कैसा है कि वाइड स्प्रेड पूरे भारत में आप देख सकते हो कि अगर आप मैप देखोगे इसका, आप मैप का भी एक प्रिपरेशन कर लीजिए और उसमें लिखिए कि कहाँ मेरठ है, दिल्ली कहाँ है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप उसमें, कुछ जो उठाव के जो मेन हैं गाँव, वो आप उसमें डिनोट कर लीजिए, और एक पॉलिटिकल मैप वहाँ से आप बना लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर और इफेक्टिव लगेगा। तो पहले तो नॉमिनल लीडरशिप थी बहादुर शाह जफर की। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल पोटेंशियल वाइड स्प्रेड रिबेलियन, बट इसमें कुछ खामियां थी, जो कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द यूनिटी अमंग द इंडियन स्टेट एंड लीडर्स, एंड दिस इज व्हाट द क्रिटिकल फैक्टर्स इन द रिवॉर्ड्स फेल्यूर। तो ये कुछ थी, तो ये खामियां जो है, तो आप ये खामियां पूरी कैसे करोगे? तो बाद में इतिहास से लोगों ने हाँ सवाल किया, कहा ये था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी, तो हम इसमें बनाए रखेंगे। तो ये हम बनाने के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ये खामियां हमने भर के लाई। बाद में महात्मा गांधी जी ने मास मोबिलाइजेशन का भी नारा दिया कि कि अगर इंडियन सोसाइटी अगर मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट में ना हो, तो वो फ्रीडम मूवमेंट थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो ये महात्मा गांधी जी ने जाना है, तो इन्होंने मास मोबिलाइजेशन का एक जो लाया, सत्याग्रह लाया, ये बाद में काम करने लगा। तो इसका कंक्लूजन डायरेक्टली हम लिखते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 had a lasting impact on the Indian freedom struggle. So by highlighting the need for unity and organized resistance against the colonial rule. तो ये एक सीधा सीधा हमें कंक्लूजन करना होता है। तो इट इंस्टिल द सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो हाँ, तो कंक्लूजन में हम डायरेक्टली रिवॉल्ट ऑफ 1857 से कहा आ गए इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ऐसे ही कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, और बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको लिखना है। तो ये था आज के क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस, जो आपको आंसर राइटिंग करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।